हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स हमारी चल रही है और आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड की कि सर ये जो डेविएशन जर्मर प्रयोग का जो एक्सपेरिमेंट है, जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम डेविएशन जर्मर प्रयोग को संपूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक हुआ था और उसने बताया था कि जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, वो सब एक सीधी रेखा में गति नहीं करते हैं, वो सब एक तरंग के रूप में गति करते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा, एक बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा होता है उसकी वैल्यू होती है 12.27/√v और एंगस्ट्रॉम के अंदर इसकी वैल्यू आती है। ये फॉर्मूला जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन सवाल पूछे जाते हैं। तो डी ब्रोगली ने तो अपनी परिकल्पना दे दी कि ये सब पार्टिकल जो है वो एक तरंग के रूप में गति करेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है, इसकी प्रायोगिक पुष्टि जो है वो डेविएशन तथा जर्मर नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के की। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे बोर्ड परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के एंड में साथ साथ में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से हमें उनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि डेविएशन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या है। तो डेविएशन जर्मर प्रयोग है वो कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। नंबर 1 पे मैं बात करता हूं, डेविएशन जर्मर प्रयोग है ये हमें बताता है कि कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। तरंग प्रकृति की व्याख्या किस प्रयोग के द्वारा की जाती है? डेविएशन जर्मर प्रयोग के द्वारा की जाती है। डेविएशन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या है? कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। दो प्रश्न आप लोगों के यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। नो डाउट सीधा आपको नाम लिखना होता है। कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या कौन सा प्रयोग करता है? डेविएशन जर्मर प्रयोग करता है। सर डेविएशन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या है? कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न आता है कि इस डेविएशन जर्मर प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए, सिर्फ चित्र बनाइए। 1 नंबर का प्रश्न। तो ये डायग्राम आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको बनाना भी सिखा देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मुख्य रूप से इसके 3 पार्ट होते हैं, अपन साथ साथ लिख लेते हैं। इसकी जब अपन बनावट की बात करते हैं, तो इसके मुख्य 3 भाग हैं। 3 भाग इसके इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनों को धुआंधार निकालेगा। जिस तरीके से बंदूक में से बुलेट्स निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं, उसी तरीके से ये जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। नंबर 2 पे इसका पार्ट आता है, वो होता है निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल, इसका क्या उपयोग है, क्यों इसे लगाया जाता है, निकल का क्रिस्टल ही क्यों लगाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और नंबर 3 में इसका जो पार्ट आता है वो होता है आयनन कक्ष। आयनन कक्ष, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि साहब इस आयनन कक्ष में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसें यहां पे पूर्ण मात्रा के अंदर भरी जाती हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न में आपसे इसके भागों के नाम भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल और आयनन कक्ष। बनावट पे चलते हैं। ये हमारे पास इतना जो पोर्शन आप देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। बेसिकली इसमें यहां पे एक फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, जो हमारे बल्ब में होता है ना, बल्ब में जो स्प्रिंग लगी होती है वो टंगस्टन की होती है। तो टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है, उसके ऊपर एक बैटरी लगी होती है जो परिवर्तित वोल्टेज देती है। हम हमारी आवश्यकता के अनुसार उसका जो वोल्टेज है वो परिवर्तित कर सकते हैं। इसके आगे 2 डायफ्राम लगे होते हैं, S1 और S2। डायफ्राम का काम क्या करता है, काम क्या होता है? छानने का काम होता है कि साहब जब इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा के अंदर गति करवाना इन डायफ्रामों का कार्य होता है। तो जैसे ही इस डायफ्राम के बीच में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत बारीक छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से होकर के ये इलेक्ट्रॉन जब आगे निकलेगा तो वो बिल्कुल एक बीम की तरह गुजरेगा। जैसे आप लोगों ने लेजर बीम देखा है, वो एक लाइट आती है मेले वगैरह में, जब अपन जाते हैं ना छोटे बच्चे, तो 25, 30, 40 रुपए की एक लेजर लाइट
होती है, जिससे अपन इसको ऐसे फोकस मारते हैं तो दीवार के ऊपर आपको एक रेड लाइट नजर आती है और आसपास में कंप्लीट अंधेरा आपको नजर आता है। यानी वो प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है। जिस तरीके से हम बंदूक से गोलियां निकालते हैं धड़ा कंधे से लगा करके, जैसे हम उसका ट्रिगर प्रेस करते हैं बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर। जरूरत यह है कि बंदूक हालनी नहीं चाहिए, बंदूक हाल जना तो फिर की कहीं जाकर मार सके। एक सीधी रेखा में जाएगी तो वो बुलेट जो है वो एक बीम की भांति, पुंज की भांति, हिंदी में इसे पुंज कहते हैं, पुंज की भांति निकलेंगी। तो कुल मिलाकर के एक इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि डेविसन जर्मर प्रयोग में जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर किसका लेप किया जाता है, तो बेरियम ऑक्साइड का इसके ऊपर लेप किया जाता है। इसके ऊपर एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। इसके आगे दो डायफ्राम S1 और S2 लगे होते हैं जिनके बीच में बारीक छिद्र होते हैं। ये सब हम इसकी बनावट के अंदर लिखने वाले हैं। उनसे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पुंज की भांति निकलेगा और वो बिल्कुल आगे की तरफ निकलेगा, जिसे हम कह देंगे आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। ये इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन पुंज है। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लिख सकते हैं नोट्स के अंदर, और इसके जो नोट्स हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे PDF फॉर्मेट के अंदर, जिसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर नजर आएंगे और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके ऊपर आप ऐड हो सकते हैं। वहां से आप लोगों इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज जब यहां से आगे निकलेगा, इतना काम हो गया सर हमारा इलेक्ट्रॉन गन का, और इसका पहला पार्ट जो है वो यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो पुंज जा रहा है वो जाके टकराएगा किससे, सामने एक दीवार लगी हुई है, सामने एक पर्दा लगा हुआ है, सामने एक पत्थर लगा हुआ है, एक टुकड़ा लगा हुआ है। किसका टुकड़ा लगा हुआ है, निकल का क्रिस्टल टुकड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे T लिखा है, T फॉर टारगेट है ये, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो जाकर के निकल क्रिस्टल से टकराएगा। अब ये जो निकल क्रिस्टल है इसको हम सामने स्ट्रेट भी रख सकते हैं, इसको हम ऐसे झुका भी सकते हैं, यानी हमारी आवश्यकता के अनुसार इसे झुकाने की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। पीछे एक स्क्रू लगा होता है जिससे आप इस टारगेट को इस तरीके से कैसे भी आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो निकल क्रिस्टल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा, वो आकर के टकराएगा। इस निकल क्रिस्टल को आगे पीछे घुमाने की भी आवश्यक व्यवस्था होती है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर निकल क्रिस्टल का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर भी जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, इसकी बनावट, इसकी कार्यप्रणाली पढ़ लेंगे, तब वो भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन विवर्तित होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी घटना घटित होती है। बेसिकली इस वर्ष आपके फिजिक्स के अंदर प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक था, एक प्रकाश की घटना होती है व्यतिकरण, जो आप लोगों ने इस साल नहीं पढ़ा, एक होता है प्रकाश का विवर्तन जो आप लोगों ने इस साल नहीं पढ़ा, और एक होता है प्रकाश का ध्रुवण। ये तीन टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 10 में है, जो इस साल सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि विवर्तन क्या होता है। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं और पीछे वाले कमरे में कोई आदमी बातें कर रहा है या बोल रहा है या कोई गाना सुन रहा है, तो वो ध्वनि तरंगें जो हैं वो आपके कानों तक पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंच जाती हैं कि वो ध्वनि तरंगें चलेंगी और दीवारों से या बीच में कोई अवरोध मिलेगा उनसे टकराएंगी और टकरा करके मुड़ती हुई आपके कानों तक पहुंच जाएंगी। यानी जब कोई भी तरंग हो, चाहे वो ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग हो या इलेक्ट्रॉन पुंज हो, जब वो टकराता है तो टकराने से उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। लेकिन विवर्तन के लिए एक मुख्य शर्त भी है। क्या शर्त है, चर्चा करते हैं। सर हमारे पीछे वाले कमरे में कोई आदमी बैठा है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा बोली गई बातें जो है वो हमें सुनाई देती हैं। इसका मतलब सर ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो ज्यादा होता है, लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन कम होता है। बेसिकली प्रकाश तरंगे जो हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश तरंगों का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग का कॉम्बिनेशन होता है, जिनका जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -10। तो यहाँ पे 10 की पावर -10 लगाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 10 की पावर -7 मीटर। 4 × 10 की पावर -7 मीटर, जो कि बहुत अल्प होता है। तो विवर्तन के लिए शर्त यह है कि जिस
तरंग दैर्ध्य की तरंगें निकल रही हैं उसी तरंग दैर्ध्य के आकार का द्वारक होना चाहिए, कोई छिद्र होना चाहिए, या उसी तरंग दैर्ध्य के आकार का कोई अवरोध होना चाहिए, तभी विवर्तन संभव है। तो सर ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्यों हो जाता है? बेसिकली ध्वनि तरंगों का जो लैम्डा होता है, ध्वनि तरंगें जब इस तरह से चलती हैं तो ध्वनि तरंगों का ये जो लैम्डा की दूरी है दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जो कमरे हैं, जो रोशनदान हैं, खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं, वो सब लगभग 1 मीटर की रेंज के होते हैं। इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन ज्यादा होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन कम होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पुंज निकलेगा या इलेक्ट्रॉन जब तरंग के रूप में गति करेगा तो यहां से जब टकराएगा तो ये जो सामने अवरोध मिल रहा है, इस अवरोध का आकार, इसके दो अणुओं के बीच की दूरी, वो भी इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, जो कि सिर्फ निकल क्रिस्टल का होता है। इसलिए यहां पे निकल क्रिस्टल का प्रयोग किया गया। तो निकल क्रिस्टल के द्वारा क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो टकरा करके और किसी एंगल के ऊपर वापस निकल जाएगा, दूसरी डायरेक्शन के अंदर निकल जाएगा, जिसे हम विवर्तन कहते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर मिल सकता है कि डेविसन जर्मर प्रयोग के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है उसके साथ कौन सी घटना घटित होती है? अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रहे, निकल क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में जब ये बीम या इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होकर के अनेक दिशाओं में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इसमें भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी जा रहे हैं, अनेक दिशाओं में विवर्तित इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसके आगे एक आयनन कक्ष लगाया होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब उस आयनन कक्ष के ऊपर गिरेगा तो उसके अंदर भरी हुई सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों को आयनित कर देगा, और जैसे ये गैसें आयनित होंगी इस सर्किट के अंदर, इस वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। इसके आगे हमने एक धारामापी, इलेक्ट्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर आप कह सकते हैं, उसको हमने जोड़ रखा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू की धारा प्रवाहित हो रही है। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी हम ये मान लेंगे कि उतने ही ज्यादा विवर्तित इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये जो आयनिक कक्ष होता है इसको एक अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के आकार का एक पैमाना होता है, उस पैमाने के ऊपर इसे आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था भी होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास डेविसन जर्मर प्रयोग के 3 भाग हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 सर निकल क्रिस्टल, नंबर 3 आयनन कक्ष। और ये जो आयनन कक्ष है इसे एक नाम और भी दिया जाता है जो कि है संसूचक, डिडक्टर, संसूचक, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें जो हैं वो भरी होती हैं। ये इसकी बनावट है, ये इसका डायग्राम है, हम इसकी कार्य प्रणाली भी पढ़ेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी बनावट जो है, छोटे प्रश्न जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी कार्य प्रणाली भी पढ़ते हैं और इसके रिजल्ट्स के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। जहां तक इसकी कार्य प्रणाली की बात है, बहुत आसान है। हालांकि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्या होगा कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन गन को हम किसी निश्चित वोल्टेज के ऊपर रखेंगे, ये वोल्टेज परिवर्तित होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन पुंज आगे जाकर के निकल क्रिस्टल से टकराएंगी और टकरा करके अनेक दिशाओं में विवर्तित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आयनन कक्ष को हम अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार पैमाने के ऊपर घुमा सकते हैं, जिससे यहां से आने वाले विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को हम पता कर लेते हैं कि उसकी तीव्रता कहां पर ज्यादा होगी।
अब हमें इसके रिजल्ट के ऊपर कार्यप्रणाली केवल वही है जो हमने इसकी वर्किंग के अंदर या इसकी बनावट के समय अध्ययन कर लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां से जब अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा, निकल क्रिस्टल से टकराएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होगा। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है उसकी तीव्रता को मापन करने के लिए आयनन कक्ष को हम इस वृत्ताकार पैमाने के ऊपर घुमाएंगे, जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी वो वाला विवर्तन कोण या प्रकीर्णन कोण थीटा जो है वो हम मेजर कर लेंगे। ये जो प्रकीर्णन कोण है बेसिकली होगा किसके बीच में सर? आपतित पुंज और विवर्तित पुंज के बीच में होगा। तो ये इसकी वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है, तो हम थीटा की वैल्यू उस समय नाप लेंगे जब हमें इस इलेक्ट्रोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट मिल रहा है। दो चीजें हमें यहां पर नोट करनी होगी। जब हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट या धारा मिलेगी उस समय एक तो हमने यहाँ पर वोल्टेज कितना लगा रखा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पर हम परिवर्तित वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज को हम परिवर्तित करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हजारों बार किया गया, हमारे सामने जो रिजल्ट लिखे गए हैं वो फाइनल रिजल्ट लिखे गए हैं। तो जब हम इस इलेक्ट्रो गन के ऊपर जितना वोल्टेज लगाएंगे उस वोल्टेज को हम नोट डाउन करेंगे, और ये जो हमारे पास प्रकीर्णन कोण है इसके एंगल को हम नोट डाउन करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे। ये जो ग्राफ होगा वो आपको इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, जिसे कहते हैं ध्रुवीय आलेख। बेसिकली अब की बार जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके स्कूल के इंटरनल टीचर्स ही लेने वाले हैं, इसलिए वाइवा पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। अन्यथा जब बाहर से एग्जामिनर आता है तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि भाई साहब डेविएशन जर्मर प्रयोग में जो हम ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ को हम ध्रुवीय आलेख क्यों कहते हैं? उस ग्राफ को हम ध्रुवीय आलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आलेख है वो वोल्टेज के लिए और थीटा कोण के बीच में खींचा जाता है। तो इसके अनेक ग्राफ बनाए गए, जितना वोल्टेज हमने लगाया, जितना एंगल हमें प्राप्त हुआ, उनके बीच में हमने ग्राफ बनाए। तो ग्राफ जो है वो भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से भी 1 नंबर का प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। मैं दावे के साथ कह दूं कि आज का वीडियो यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो डेविएशन जर्मर प्रयोग के संबंध में जो भी प्रश्न आएगा आप छोड़ करके नहीं आने वाले हैं। चलिए, तो ये जो y अक्ष की लाइन है यहां पर हम लेते हैं आपतित प्रकाश पुंज की दिशा। ये जो y अक्ष है वो आने वाले प्रकाश पुंज की दिशा को डिनोट करेगा इसको, और ये जो एक्स एक्स की लाइन है इसके ऊपर हम लेने वाले हैं अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग वैल्यू लेने वाले हैं। तो मान लीजिए पहले हमने यहां पर वैल्यू फिक्स कर दी, यहां पे वोल्टेज का मान परिवर्तित नहीं होगा, वोल्टेज का मान हमने फिक्स कर रखा है। कितना वोल्टेज सर? हमने प्रारंभ में 44 वोल्ट फिक्स किया था। 44 वोल्ट के ऊपर हम ग्राफ बना लेते हैं आने वाली प्रकाश की दिशा में, और बाहर निकलने वाला जो विवर्तित पुंज है इसकी दिशा में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का प्राप्त होगा, इस तरह का प्राप्त होगा। यानी मैक्सिमम तीव्रता यहां पर प्राप्त नहीं हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पुंज का सबसे ज्यादा विवर्तन होगा, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में दूसरा ग्राफ भी मैं यही बना लेता हूं। वापस ये आपके पास क्या है? आपतित प्रकाश पुंज की दिशा है। इसके बाद में 44 के बाद में हम इसमें 4 वोल्ट और बढ़ा देते हैं, 48 वोल्ट के ऊपर ये ग्राफ ले लेते हैं। हालांकि आप लोगों को ये ग्राफ अलग अलग बनाना होगा। 48 वोल्ट का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा 48 वोल्ट का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा पीक वैल्यू लेकर के आएगा, कुछ इस तरह का पीक वैल्यू लेकर के आएगा 48 वोल्टेज के ऊपर। क्लियर? ये दोनों ग्राफ आपको केवल समझने हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है वो मैं आप लोगों को अभी क्लियर करवा देता हूं। तो अब इसके अंदर क्या होगा? हम वोल्टेज की वैल्यू बदलेंगे और तीव्रता के लिए एंगल नाप रहे हैं हम। हमारे पास अभी मैक्सिमम तीव्रता कितने हैं? ये हमारे पास विवर्तित प्रकाश पुंज की दिशा है, ये हमारे पास विवर्तित प्रकाश पुंज की दिशा है, ये वाली दिशा है। तो आपतित प्रकाश पुंज और विवर्तित प्रकाश पुंज के बीच जो एंगल होगा थीटा, वो हम यहां लिख देंगे। ये वाली वैल्यू थीटा है हमारे पास, ये वाली वैल्यू थीटा। लेकिन अभी भी हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन में होगी? हजारों दफा इस प्रैक्टिकल, हजारों बार इस प्रैक्टिकल को रिपीट किया गया। उसके बाद में जो हमारे सामने फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उनको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं।
चलिए यहां पर मैं दोनों को इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं फाइनल ग्राफ जो आप लोगों को याद रखना है। 1 नंबर वाले छोटे प्रश्नों के अंदर आपसे ये ग्राफ बनवा भी सकता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको दे भी सकता है। तो यहां पर जो हम लोग वोल्टेज लेने वाले हैं वो वोल्टेज हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू का रहेगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू का जो वोल्टेज होगा हमारे पास वो रहेगा 54 वोल्ट। 54 वोल्ट जब अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो एक निश्चित एंगल थीटा का मान कितना डिग्री अभी अपन बनाने वाले, उसके ऊपर हमें मैक्सिमम विवर्तन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर वापस हम लिख देते हैं आपतित प्रकाश पुंज की दिशा, पुंज की दिशा, आपतित प्रकाश पुंज की दिशा। इसका जो ग्राफ आता है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू प्राप्त होती है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये जो पीक वैल्यू है इसको जब हम यहाँ पे मूल बिंदु से मिलाएंगे तो मूल बिंदु से मिलाने पर ये जो हमारे पास एंगल मिलेगा, एंगल किसका, आपतित प्रकाश पुंज और विवर्तित प्रकाश पुंज, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें मिलता है 50 डिग्री। 50 डिग्री विवर्तन कोण के ऊपर, प्रकीर्णन कोण के ऊपर और 54 वोल्ट के ऊपर हमें मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होती है। इसके बाद में जैसे ही हम इस 54 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 64 वोल्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो वापस इसकी जो तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। यानी हमने 44 वोल्ट से शुरू किया, 48 वोल्ट लिया, 54 वोल्ट लिया, 64 वोल्ट लिया, तो इससे पहले 54 से पहले और 54 के बाद में जो इसकी तीव्रता है वो कम प्राप्त होती है। देन हमने कह दिया कि साहब 54 वोल्ट के ऊपर 50 डिग्री का जो एंगल है वो मैक्सिमम तीव्रता हमें प्रदान करता है। ये जो 54 वोल्ट है वो हम इस वैल्यू के अंदर रखने वाले हैं। डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य के सिद्धांत में 12.27 अपॉन अंडर रूट वी कितना वोल्ट है, 54 वोल्ट। ये वैल्यू हम रख करके इसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ पे निकालने वाले हैं। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी और इधर ये जो डेविसन जर्मर प्रयोग था ये विवर्तन की कहानी के ऊपर आधारित है और विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण अप्लाई किया जाता है। तो ब्रेग समीकरण जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस समय हमारे पास ये जो तरंगे हैं इनका लैम्डा कितना प्राप्त होता है वो हम ब्रेग समीकरण से और डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य संबंध से दोनों से अलग अलग निकाल करके तुलना करेंगे, दोनों के रिजल्ट हमारे मैच हो जाएंगे। इसलिए हम कह देंगे कि साहब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो कणों की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो फाइनली आप लोगों को यहां पर ये जो 54 वोल्ट वाला ये जो ग्राफ है वो भी यहां पर आप लोगों को ड्रॉ कर लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी हमने देखा कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हमें 54 वोल्ट प्राप्त होती है और थीटा का मान जो है वो हमें 50 डिग्री प्राप्त होता है। तो यदि हम डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट पहले ले लेते हैं, उसकी परिकल्पना हम पहले ले लेते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली क्या कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा होगा वो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ पे सर 12.27 की वैल्यू रखते हैं, वोल्टेज हम लिखते हैं 54 वोल्ट और यहां पर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करनी होगी, आपको परीक्षा में निकालने का समय नहीं मिलेगा। 54 का अंडर रूट निकालेंगे, 12.27 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये जो रिजल्ट है वो आप लोगों को प्राप्त होता है डी ब्रोगली के अनुसार। इसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण, ब्रेग समीकरण के अनुसार क्या कहता है कि निकल क्रिस्टल जो था हमारे पास, निकल क्रिस्टल, उसके अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है निकल क्रिस्टल के अणुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि साहब ब्रेग समीकरण क्या कहता है। ब्रेग समीकरण कहता है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। डी है निकल क्रिस्टल के अणुओं के बीच की दूरी, थीटा है प्रकीर्णन कोण, एन का मतलब है आप कौन से क्रम का तरंग दैर्ध्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि मैं यहां पे लिख देता हूं एन की वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी साइन थीटा बराबर
एन लेमडा। डी की वैल्यू 2.15 एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं, साइन थीटा में हम 50 डिग्री लिख देते हैं, एन की वैल्यू 1 आ गई, आगे हम लिख देते हैं लेमडा। साइन 50 डिग्री का मान कितना होता है? 2.15 इंटू साइन 50 डिग्री। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनका याद कर पाते हैं। 50 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल यूज करनी होगी या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना होगा, जबकि यहां पर आपको केवल 50 डिग्री की एक वैल्यू याद रखनी है, वो हमें याद रखनी पड़ेगी। और इसका जो मान होता है वो 0.766 होता है बराबर लेमडा। फाइनली हम कह सकते हैं लेमडा का मान, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये डी ब्रोगली का जो सिद्धांत था उसकी प्रायोगिक पुष्टि जब हम निकल डेविसन जर्मर प्रयोग से करते हैं, निकल क्रिस्टल के द्वारा उसका विवर्तन करवाते हैं, तो ब्रेग समीकरण के अनुसार जो लेमडा है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम, डी ब्रोगली के अनुसार 1.67 एंगस्ट्रॉम, दोनों वैल्यूज हमारे पास मैच होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग है वो इसकी पुष्टि करता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में जितनी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, 1 नंबर के प्रश्न में वापस अपन रिवाइज करते हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या है? कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? डेविसन जर्मर प्रयोग ने किया। इसका नामांकित चित्र बनाइए, चित्र आप लोगों को बनाना है। इसकी बनावट में मुख्य 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सर, इलेक्ट्रॉन गन है, आयनन कक्ष है और निकल क्रिस्टल है। उसके बाद में उसकी बनावट वो आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद में आपको इसका सत्यापन कह देता है कि सिद्ध करो, प्रूफ करो। 3 अंक का यदि प्रश्न, हालांकि पॉसिबल नहीं है लेकिन आ भी जाए तो आप लोगों को लिखना है कि 54 वोल्ट के ऊपर 50 डिग्री के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आते हैं। मैक्सिमम पीक वैल्यू आती है जब हम ध्रुवीय आलेख खींचते हैं। ध्रुवीय आलेख जो है वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने डिग्री का कोण आपको मैक्सिमम प्राप्त हुआ? 50 डिग्री का। कितने वोल्टेज के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट मिले? 54 वोल्टेज के ऊपर। उसका ग्राफ ड्रॉ करना, वो ग्राफ बनाना भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद में ब्रेग समीकरण को जब अपन यूज करेंगे तो हमारे पास लेमडा का मान 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। डी ब्रोगली का सिद्धांत, यदि तरंग दैर्ध्य सिद्धांत यूज करेंगे तो 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा। इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों रिजल्ट सेम है, यानी डेविसन जर्मर प्रयोग है वो कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्लीज आप इस वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।